दोस्तों बात करते हैं हिमाद्री की यानी एचएससीएल 47 रुपए का स्टॉक है और 1.5% के आसपास की रैली आज के दिन में देखने को मिली है। एचएससीएल ने धीरे धीरे करके अपना जो एक मुकाम था वो हासिल किया था और आज हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न और नेट डेट की बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या यहाँ पर जो दबाव का कारण बन रहा है या जो ग्रोथ नहीं आ रही है उसका कारण कहीं ऐसा तो नहीं इंटरनली कोई प्रॉब्लम एचएससीएल में। बहुत सारे सवाल आए हमारे सामने कि बैलेंस शीट को एक डिटेल में आप एनालाइज करो, उसके बारे में बात करेंगे। 64 रुपीज का टारगेट यहाँ पर आया है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बैलेंस शीट में। बट यस, ओवरऑल जो कंक्लूजन है 64 रुपीज का टारगेट, कुछ चीजें कुछ पॉइंट्स के बारे में बता दूं मैं आपको यहाँ पर जो आपको ध्यान में रखनी है, उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या करने वाले हैं, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें एचएससीएल की, एचएससीएल एक बेहतरीन कंपनी है और केमिकल सेक्टर में इस समय पर मास्टरमाइंड हो रखी है। ये छोटी कंपनी है, बहुत कम लोग इसमें जानते हैं, या बहुत कम लोगों को पसंद आएगी, बट यस, जिन लोगों को भी पसंद आएगी उनका पैसा इस कंपनी में बनने वाला है। आप देखिए बहुत सारी चीजें हैं, रिटेल इन्वेस्टर जो ट्रेंड चल रहा होता है उस ट्रेंड को देख करके पैसा लगाते हैं। जब ये स्टॉक हमारा ऊंचाई पर था, जब स्टॉक 50 छू रहा था, 55 छू रहा था और 62 तक गया, तो बहुत सारे लोगों ने इसमें बाइंग की। उसके बाद स्टॉक गिरावट में आया, जो कि सभी स्टॉक गिरावट में आए, लॉकडाउन लगाया गया था और जो स्टॉक्स ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर डिपेंडेंट रहते हैं उन स्टॉक्स में ज्यादा गिरावट हुई। तो बहुत सारे लोगों को लगा यार एचएससीएल तो अपना पुराना वाला ट्रेंड ही अपना रहा है, इसमें कोई पैसा नहीं बन रहा है, लगातार पैसा लूज ही कर रहे हैं हम लोग। तो क्या कारण है ऐसा हो रहा है, कहीं इंटरनली प्रॉब्लम है यानी, इसको ही देखने के लिए एक आर्टिकल छपा है, अभी आप देखेंगे इसको। Zooming in on the latest balance sheet, we can see that Himadri Specialty Chemical had liability of 8.41 बिलियन की लाइबिलिटी है इनकी, जो 12 महीने में इनको देनी है, एंड लाइबिलिटीज ऑफ 1.58 बिलियन जो बियॉन्ड दैट, और लगभग 1.5 बिलियन रुपीस की लाइबिलिटी जो है वो उसके बाद पे करनी है। इसको छोड़ दिया जाए, ऑफसेटिंग दिस इट हैड 1.4 बिलियन का कैश इनके पास रखा हुआ है और 4.76 बिलियन का रिसीवेबल, यानी कि जो पैसा इनको 12 महीने में मिलने वाला रखा हुआ है। तो अगर आप जो मिलने वाला पैसा है, कैश जो पैसा है, उसको जोड़ भी देंगे तो जो पैसा इनको 12 महीने में देना है वो रह जाता है 3.85 बिलियन। सो 3.85 बिलियन रुपीस के आसपास आपको उसमें पे करना है। अब अगर आप देखेंगे तो दिस डेफिसिट इजंट सो बैड बिकॉज हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल इज वर्थ 18.7 बिलियन, 18.7 बिलियन रुपीस की कंपनी ये है इस समय पर। तो ये जो 3.85 बिलियन का कर्ज इन्हें देना भी है, ये बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये कभी भी पैसा रेज कर सकते हैं। हिमाद्री को कई बार लोग वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनी से कंपेयर कर देते हैं, हालांकि दोनों ना तो एक सेक्टर में है, बट कर्ज को लेकर के तो कर्ज इतना ज्यादा नहीं है कि ये लोग पे ना कर पाए। उनके ऊपर 1.5 लाख करोड़ का कर्ज था जो कि गवर्नमेंट का ही था, बाकी स्पेक्ट्रम वगैरह के लिए अलग पे करना था उनको, जो उन लोगों ने आपस में उधार लिया था। तो उससे कंपेयर करना थोड़ी सी बेवकूफी होगी। इन ऑर्डर टू साइज अप अ कंपनी डेट रिलेटेड टू इट्स अर्निंग, वी कैलकुलेट इट्स नेट डेट डिवाइडेड बाय इट्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन यानी एबिटा, एंड इट्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इट्स इंटरेस्ट यानी एबिट। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो कंपनी के जो रिसीवेबल्स हैं वो ज्यादा इस समय पर ज्यादा नहीं है, बट जितना देना है इनको 12 महीने में पैसा, उसके कंपैरिजन में ये ठीक ठाक कंपनी कर रही है। तो डेट के केस में अगर आप बात करेंगे तो कंपनी बहुत अच्छी है, एक कॉम्पिटिटिव कंपनी है, यहाँ पर आपको प्रॉफिट ही होने वाला है, लॉस होने के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं आपके सामने। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें जून क्वार्टर की 541 करोड़ का यहाँ पर टोटल रेवेन्यू आया था, साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में 14 करोड़ का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में भी कमाया था जब लॉकडाउन था। छोटी कंपनीज अक्सर ऐसे प्रेशर में आकर के लॉस करती हैं, बट एचएससीएल ने बहुत अच्छे से संभाला था अपने आप को, क्योंकि इनके पास जो कैश आ रहा है ना, कैश बहुत अच्छा आ रहा है, मार्जिन बहुत ठीक ठाक है इस समय पर इनका। हालांकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब डैम्पन हुए तो उसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम जरूर हुई एचएससीएल को रिकवर करने में, बट स्टिल दे हैव मैनेज्ड टू रिकवर वेल। आप देखिए 14 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी में भी अगर आप बोर हो जाते हैं पैसा लगा करके तो थोड़ा सा जाती होगी आपके लिए। ठीक है, आपको बोर नहीं होना है। एचएससीएल में ट्रेंड वापस आ चुका है, स्लो है स्टॉक आपका, स्लो मूविंग स्टॉक है, बट कहीं ना कहीं बॉटम आउट होने के बाद एक ठीक ठाक रैली में देखने को मिल रहा है। 43 रुपीज से 47 तक पहुंच गया है, तो कहीं ना कहीं ग्रोथ तो आपको सामने देखने को मिल रही है यहाँ पर। तो ग्रोथ वाला स्टॉक है और पैसा लगाना बनता भी है यार ग्रोथ वाले स्टॉक में। अब बात करें यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज की, तो आप देखिए कि डिलीवरी में भी कंपनी ठीक ठाक कर रही है, 26% 27% की डिलीवरी यहाँ पर उठाई जा रही है, जो कि ठीक है। देखिए वॉल्यूम का एक जो फर्क है ना वो है इस समय पर, तो वॉल्यूम में तो कमी है। और वॉल्यूम की कमी कहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो वॉल्यूम की कमी सबसे अच्छे स्टॉक्स में भी है इस समय पर।
आप देखिए एचएससीएल जैसा हो गया, एचएफसीएल हो गया, एचएफसीएल में रुक नहीं रहा था वो स्टॉक, अगर आप देखेंगे उसका चार्ट पैटर्न ना तो वो रुक नहीं रहा था, लगातार वो बहुत 300% का रिटर्न दिया उसने एक साल में, बट इस समय पर वॉल्यूम गायब है वहां पर। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की आप बात करें, वहां पर वॉल्यूम गायब है कहीं ना कहीं, तो अच्छे स्टॉक्स में भी वॉल्यूम नहीं आ रहा, वही प्रॉब्लम एचएससीएल में भी, और वॉल्यूम नहीं है यानी डिमांड नहीं है, तो स्टॉक जो है वो इसी एक ट्रेंड में चलने वाला है, स्लो मूविंग रहने वाला है, बट दैट डजंट मीन यू स्टार्ट ऑफलोडिंग द स्टॉक, ठीक है, वो आपको नहीं करना है, यहाँ पर बिल्कुल भी बने रहना है बाजार में। आप देखिए बाजार में काफी चेंजेस आए हैं, उन चेंजेस की भी बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। एक तो देखिए एफआईआई एफपीआई की शेयर होल्डिंग मैं आपको हमेशा दिखाता हूँ, रीजन बीइंग कि आप अगर जानते हैं कि आपके पास, हमारे पास इंफॉर्मेशन कम है, आप जानते हैं कि कंपनी की जो प्राइवेट रिपोर्ट्स होती हैं या उतने अच्छे एनालिस्ट आपके पास नहीं होंगे जितने एनालिस्ट अच्छे उनके पास है, एफआईआई एफपीआई के पास है या म्यूचुअल फंड के पास है। तो अगर उन्होंने स्टॉक को अच्छे से एनालाइज करा और जून क्वार्टर में उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाई है, तो उनके पास कुछ तो रहा है दिमाग में जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा करा है। और अगर आप डेट की बात करते हैं कि छोटी कंपनी में अक्सर प्रॉब्लम डेट की होती है, तो ये रिपोर्ट मैंने आपको इसीलिए दिखाई है कि जो डेट है इनका, लगभग जो नेट डेट है जो एक साल में पे करना है वो 3.85 बिलियन का है, और 18 बिलियन की कंपनी है, 19 बिलियन ऑलमोस्ट होने वाली है, तो ये कभी भी पैसा रेज करके पैसा पे कर सकते हैं, बट इट्स क्लियर दैट वी शुड डेफिनेटली क्लोजली एग्जामिन वेदर इट कैन मैनेज इट्स डेट विदाउट डाइल्यूशन। डाइल्यूशन यहाँ पर होने की जो उम्मीद है वो थोड़ी सी कम है, डाइल्यूशन के इन द सेंस कि प्रमोटर जो है वो अपने शेयर्स को बाहर निकालेंगे, ठीक है। अगर बाहर निकालते हैं, देखो ये प्रॉब्लम रहती है कंपनीज में, छोटी कंपनीज में, कि जब डेट पे करना होता है तो प्रमोटर्स को लगता है कि यार जो हमारे पास शेयर होल्डिंग है उसको बाहर निकाला जाए, यानी कि 3% डाइल्यूट किया जा सकता है, 4% डाइल्यूट किया जा सकता है इन्वेस्टर के तौर पे, तो मार्केट में सप्लाई उस समय पर बढ़ेगी और न्यूट्रलिटी का बाजार हमारे सामने आ सकता है। तो कंपनी में इस समय पर कैश के तौर पे ठीक ठाक चल रहा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा है, फाइनेंशियली कंपनी अच्छा कर रही है, डिलीवरी परसेंटेज अच्छा है। अपने आप हम अंदाजा लगाएं कि यहाँ पर डाइल्यूशन होगा, ये कंपनी जो है वो बाहर से रेस करेगी, तो ठीक नहीं है। इस समय का जो ट्रेंड है वो यही है कि अगर आपने पैसा इसमें लगाया है तो प्रॉफिट बनने के चांसेस तैयार हो चुके हैं। 42 रुपीज से स्टॉक आपका 47 तक पहुंच चुका है, ऑलरेडी आपको 8 से 10% का रिटर्न मिल चुका है अगर आपने यहाँ पर पैसा लगाया था तो। अभी भी स्टॉक रुकने वाला नहीं है, जो नेक्स्ट हमारा रेजिस्टेंस जोन है वो 52 रुपीज का है, उसके बाद 64 का हमारा टारगेट है। यहाँ पर आप देखिए उसके बाद जो एक रेजिस्टेंस है 57 का आएगा, एंड देन 64 रुपीज के आसपास हमारा टारगेट आने वाला है, ठीक है। 64 का हमारा टारगेट है। मुझे लगता है कि 3 रेजिस्टेंस से आसानी से ब्रेक कर सकता है स्टॉक, जिस रैली में है ये। डिमांड सून आएगी, इसमें बहुत जल्द डिमांड वापस आने वाली है, तो घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है कि डिमांड को लेकर के आप परेशान रहें। बात बाजार की करें तो बाजार अपने लाइफ टाइम हाई लगा रहा है लगातार, और एफआईआई एफपीआई का पैसा दोबारा से आ रहा है, तो फाइनेंशियली कंपनी बेहतर कर रही है, और स्टॉक मार्केट में अब छोटे स्टॉक्स को मौका मिलना शुरू हुआ है। आप आज का अगर वॉल्यूम देखेंगे, जो टॉप गेनिंग स्टॉक्स रहे हैं हमारे सामने, डेल्टा कॉर्प हो गया, ट्राइडेंट हो गया, एनएसपीसी हो गया, ये छोटे स्टॉक हैं, और इन छोटे स्टॉक्स में वॉल्यूम धीरे धीरे करके वापस आया है, तो आपके स्टॉक यानी एचएससीएल को भी जल्दी ही बाजार में मौका मिलेगा। घबराना नहीं है, बोर नहीं होना है। एफआईआई एफपीआई की अगर हम बात कर लें तो जेरोम पोवेल साहब की स्पीच के बाद इनके नंबर्स में भी काफी उछाल देखने को मिलता है, तो ओवरऑल सिचुएशन अभी भी आपके पक्ष में है। अगर आपने पैसा लगाया है तो बने रहिए, खरीदारी करने की सलाह मेरी रहेगी बिल्कुल इसमें, बट नॉट मोर देन 5% ऑफ योर टोटल कैपिटल। 2 to 3% ही लगाएं इसमें, शॉर्ट टर्म का स्टॉक नहीं है, लॉन्ग टर्म का है, तो लॉन्ग टर्म रखना पड़ेगा। 1 साल 2 साल 3 साल न्यूट्रलिटी रह सकती है, एकदम से स्टॉक भाग सकता है, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। बाकी लास्ट कॉल आपकी होनी चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एनएस, प्लीज कमेंट बिलो अगर आपको कुछ पूछना हो तो। बात रही आरएसआई और मैग्नी की, तो दोनों ही पॉइंट्स पर कंपनी जो है वो बुल रन में है। आरएसआई 45 का है, यहाँ से 64 आसानी से जाएगा। मैग्नी भी आपका बहुत अच्छे जोन में है, और हिस्टोग्राम भी आपका बुलिश रन में है, ठीक है। तो चार्ट पैटर्न भी ठीक है, फाइनेंशियली भी कंपनी अच्छी है, आपको चिंता नहीं करनी है। बाकी क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करना।